हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल ब्रेन वेव क्लासेस के अंदर। पिछले वीडियो में हमने कंसंट्रेशन टर्म्स के कुछ टर्म्स डिस्कस किए थे। मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज, मास परसेंटेज, मोल परसेंटेज वगैरह। लेकिन इस वीडियो के अंदर जो हमारी एकमात्र कंसंट्रेशन टर्म बाकी है, जिसके लिए हमने सेपरेट वीडियो बनाया है, उसको बिल्कुल हम बारीकी से समझेंगे, जिसका नाम है नॉर्मेलिटी। ये आपका सीबीएसई हो या फिर आपके कोचिंग का हो, दोनों ही पार्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कॉपी पेन लेके स्टार्ट कीजिए, शुरू हो जाइए नोट्स बनाना। आज हम करने जा रहे हैं नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एन से, और नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला जो होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, number of gram equivalent of solute divided by volume of solution in liter. Number of gram equivalent of solute divided by volume of solution in liter. जैसा आपने मोलैरिटी में देखा था, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट था और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर यहाँ पे सेम था। इन दोनों में फर्क ही यही है कि ऊपर आपका यहाँ क्या रहेगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। अब प्रॉब्लम ये आती है कि हमें जो सॉल्यूशन की वॉल्यूम है वो तो हम निकाल सकते हैं, अगर वो ml में दिए उसको लीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, तो इसके लिए हम एक अलग से फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव करते हैं या लिखते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। देखिए जैसे मोलैरिटी में यहाँ पे क्या होता था, नंबर ऑफ मोल्स होते थे, और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हम लिखते थे गिवन मास बाय मोलर मास। तो ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स की जगह अब की बार क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है। तो उसका फॉर्मूला भी इससे ही कुछ मिलता जुलता होगा, गिवन मास ऑफ सोल्यूट, गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट, गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट। अब ये हमें मिल जाएगा, लेकिन अब मेन प्रॉब्लम क्या है कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इसको कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए भी एक छोटा सा फॉर्मूला है। इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट जो भी क्वेश्चंस में आपको दिया मिलता है बेटा, इक्विवेलेंट वेट किसका आप निकालना चाहते हो, पहले आप ये देखिए। हो सकता है क्वेश्चन में आपको एसिड दिया हो, कोई बेस दिया हो, सॉल्ट दिया हो, कोई आयन दिया हो, या फिर कोई ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट दिया हो। ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट दिया हो, इनमें से कोई भी चीज आपको क्वेश्चन में मिल सकती है। इनके बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे। अब सबसे पहले क्या करें, आपको इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास निकालना आना चाहिए। उसके बाद इक्विवेलेंट वेट को आप रखेंगे यहाँ पे, तो आपको मिलेगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को यहाँ पुट करेंगे तो आप नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर पाएंगे। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इक्विवेलेंट वेट का कंप्लीट कॉन्सेप्ट इस वीडियो के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। अभी करेंगे हम इक्विवेलेंट वेट कॉन्सेप्ट। इक्विवेलेंट वेट कॉन्सेप्ट, सबसे पहले इसको पढ़ेंगे फॉर एसिड्स। एसिड्स के लिए इक्विवेलेंट वेट कॉन्सेप्ट क्या रहेगा,
तो बच्चों कोई भी आपको एसिड दिया हो तो आप यहां पे मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड, molecular mass of an acid divide by basicity, divide by basicity। जिस भी एसिड का आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना हो तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, उस एसिड का मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे और डिवाइड में बेसिसिटी लिखेंगे। बेसिसिटी क्या होती है बेटा, एसिड के केस में बेसिसिटी बोली जाती है और बेस के केस में एसिडिटी बोली जाती है। बेसिसिटी होती है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल ऑफ H पॉजिटिव आयंस, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयंस। यानी कि हम सबको पता है कि एसिड क्या करते हैं, H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं बच्चों। तो कोई भी एसिड कितने H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है वो उसकी बेसिसिटी होती है, उसको हम यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड। अब किस एसिड की कितनी बेसिसिटी होती है, कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं बच्चों जिनको देखते ही हमें पता लग जाता है कि इसकी बेसिसिटी 1, 2 या 3 है। लेकिन कुछ एसिड्स ऐसे हैं जहां पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जहां हम हमारी सोच के अकॉर्डिंग वहां बेसिसिटी नहीं होती। तो उनके बारे में पूरा जिक्र करते हैं, पूरा यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे हम। अब जैसे जिन एसिड्स की हम बात कर रहे हैं, मेनली अगर आप बात करें HNO3, तो बच्चों इसके अंदर क्या रहेगा, यहाँ पे ये हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है और ये H पॉजिटिव की फॉर्म में चला जाता है। और H पॉजिटिव फॉर्म में जैसे ही जितने भी हाइड्रोजन कोई भी एसिड निकाल पाएगा वो उसकी बेसिसिटी होगी। लेकिन मैं आपको बार बार यही सलाह दूंगा कि यहाँ H देख के, नंबर ऑफ हाइड्रोजन देख के आप उसकी बेसिसिटी तय मत करें, आपको थोड़ा सा उसकी स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी हो। अब जैसे यहाँ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में HNO3 इस तरीके से लिखा जाएगा। एक ऑक्सीजन रह गया, HNO3 को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो बेटा एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है वो जरूर जान लें कि जब भी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, इनके साथ अगर आपको हाइड्रोजन अटैच्ड मिलता है तो बच्चों उसको बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। मींस यहां से वो हाइड्रोजन इजीली हम रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन ये निकलेगा, यानी HNO3 में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा। और एक हाइड्रोजन अगर रिप्लेस हो जाता है तो फिर HNO3 की जो बेसिसिटी है वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी बच्चों। ठीक है, ऐसे ही HNO2 को आप देखोगे, ये नाइट्रिक एसिड है, ये नाइट्रस एसिड है। नाइट्रिक एसिड है और ये नाइट्रस एसिड है। तो ऐसे ही इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसमें भी बेटा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा, यानी ये भी आपका हाइड्रोजन एक ही रिप्लेस कर पाएगा, जिसको हम बोल देंगे इसकी बेसिसिटी भी क्या है, 1 है। ये सभी बेटा इनके ऑक्सो एसिड्स के अंदर आते हैं। नाइट्रोजन अपने कुछ ऑक्सो एसिड बनाता है, ऐसे ही फॉस्फोरस बनाता है, ऐसे ही सल्फर बनाता है और क्लोरीन बनाता है। तो ये सभी ऑक्सो एसिड्स हम यहाँ पे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, किसकी बेसिसिटी कैसी होती है, कैसे हम निकाल पाएंगे, वो भी आप धीरे धीरे देखते रहें। जैसे नाइट्रोजन के ऑक्सो एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, ये नाइट्रस एसिड है। तो बच्चों यहाँ पे दोनों की ही बेसिसिटी क्या है, 1 है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमको HNO3 का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, अगर हमको इक्विवेलेंट वेट निकालना है HNO3 का, तो हम यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास रखेंगे HNO3 का, मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3 और डिवाइड बाय उसकी जो बेसिसिटी है वो रख देंगे, हमारे पास इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। इसको फिर हम नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में रख देंगे, जो कि हमें वहां से क्या मिल जाएगा, इक्विवेलेंट वेट अगर हम रख देते हैं तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमें मिल जाएगा।
और उसको जब आप नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में पुट करोगे तो यू विल गेट योर नॉर्मेलिटी। ओके, अब ये नाइट्रोजन के ऑक्सो एसिड थे। अभी हम इसके बाद सल्फर के ऑक्सो एसिड्स देखते हैं और उनकी बेसिसिटी चेक करते हैं। बेसिसिटी ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। तो सल्फर के कुछ ऑक्सो एसिड्स देखेंगे बेटा, उनकी बेसिसिटी कैसे निकालते हैं वो चेकआउट करते हैं। अभी सबसे पहले H2SO3, इसको बोलते हैं आप H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। सेकंड है H2SO4, ये हो गया आपका सल्फ्यूरिक एसिड। थर्ड है H2SO5, इसको लिखते हैं पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, या फिर इसका जो कॉमन नेम है वो है कैरोज एसिड। फिर आता है H2S2O6, इसको लिखते हैं डाइथायोनिक एसिड। H2S2O7, ये है H2S2O7, इसको ओलियम भी लिखते हैं। और इसका दूसरा जो नेम बनेगा वो होगा पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। H2S2O8, ये होगा आपका पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, और जिसको हम मार्शल्स सॉल्ट भी लिखते हैं। मार्शल्स एसिड बोल लो, मार्शल्स एसिड। ये कुछ ऑक्सो एसिड्स हैं बच्चों सल्फर के। इनकी खास बात क्या है कि इन सब में जो हम बेसिसिटी निकालने जा रहे हैं, हमेशा क्या होने वाली है, इनकी बेसिसिटी हमेशा 2 होने वाली है। अब यहाँ से देख के पता नहीं लगा रहे हैं कि यहाँ पे सबके अंदर हाइड्रोजन 2 है तो इनकी बेसिसिटी 2 है। आपको ध्यान क्या देना है, जो इनके फॉर्मूलाज बनेंगे उनमें जो ये हाइड्रोजन है वो किसी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा होना चाहिए। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हैं स्टार्टिंग में। सल्फ्यूरिक एसिड में अगर उसके हम स्ट्रक्चर देखते हैं, H2SO4 की स्ट्रक्चर ये बनती है। अब इसके अंदर आप ध्यान से देख पा रहे हैं कि ऑक्सीजन के साथ ही हाइड्रोजन है, मतलब ये आपका एक एसिडिक हाइड्रोजन है। यहाँ भी ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है, ये भी एक एसिडिक हाइड्रोजन है। तो ये दोनों ही क्या हो सकते हैं, रिप्लेस हो सकते हैं। तो दोनों रिप्लेस हो सकते हैं तो इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। सेम केस अगर यहाँ पे H2SO3 का आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे H2SO3 में भी आप चेक कर लें इसको, सल्फर OH, H2SO3,
यहाँ पे भी आपको क्या मिलने वाला है, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, यानी ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा है बच्चों। तो यहाँ इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसकी बेसिसिटी 2, सल्फ्यूरिक एसिड की भी 2। अब H2SO5 को अगर हम देखें, H2SO5 जिसको हम कैरोज एसिड या फिर परोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। तो यहाँ सल्फर और पर ऑक्सो बोलने का जो रीजन है यहाँ पे, यहाँ ऑक्सीजन 5 है, इनमें चार और 3 ऑक्सीजन थे। अब 5 ऑक्सीजन है तो 1 2 3 4 हम यहाँ पे अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो 5th जो ऑक्सीजन है वो बच्चों इसके साथ, इस ऑक्सीजन के साथ ही जुड़ता है और उसके साथ हाइड्रोजन है। यानी जब भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड होता है तो वहां पे हम पर ऑक्सो वर्ड यूज करते हैं। तो H2SO5 कैरोज एसिड में भी आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, 2 एक्टिव हाइड्रोजन है, इसका मतलब यहाँ इसकी बेसिसिटी भी 2 है। आगे चलते हैं, H2S2O6 H2S2O6। तो यहाँ पहले सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। एक और सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ ले लेते हैं। यहाँ क्या होता है बच्चों, ये OH और ये OH जो है वो दोनों वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में यहाँ से निकलते हैं और सल्फर डायरेक्ट यहाँ पे जुड़ते हैं। ये एसिड आपका कुछ ऐसे बनने वाला है, HOOS डबल बॉन्ड OH H2S2O6, इसको बोलते हैं अब डाइथायोनिक एसिड। और इसके अंदर भी आप क्या देख रहे हैं, 2 हाइड्रोजन एक्टिव है, यानी इसकी बेसिसिटी भी यहाँ पे 2 है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा बच्चों। आगे चलते हैं H2S2O7 यानी ओलियम की तरफ। ओलियम में क्या होता है, 2 सल्फ्यूरिक एसिड जब जुड़ते हैं, 2 सल्फ्यूरिक एसिड जब जुड़ते हैं यहां से सेम आपका वाटर मॉलिक्यूल की रिलीजिंग होती है H2S2O7, यानी OH ये और H इसका जब यहां से निकले तो ये कुछ ऐसा बनेगा, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH। देखिए H2S2 4 एंड 3 H2S2O7। यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों हाइड्रोजन एक्टिव ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, इसीलिए इनको हम एक्टिव हाइड्रोजन बोल देते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है कि दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं, तो इसकी जो बेसिसिटी है वो भी 2 रहेगी बच्चों। अब यहाँ सेम आप यहाँ पे H2S2O8 के अंदर भी कर सकते हैं और आप खुद से इसका स्ट्रक्चर बना के ट्राई करें। मार्शल्स एसिड इसको बोलते हैं, वहां भी आपकी बेसिसिटी 2 रहने वाली है। यानी जितने भी सल्फर के ऑक्सो एसिड्स आपको मिलेंगे उनकी बेसिसिटी क्या है, 2 है। जितने नाइट्रोजन के आपको मिले HNO3 है, HNO2 है, नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड, वहां उनकी बेसिसिटी क्या है, 1 है। अब हम क्लोरीन की तरफ बढ़ते हैं। और वैसे लास्ट जो आपका है H2S2O8 बना ही लेते हैं इसमें। ये 2 सल्फ्यूरिक एसिड जब आपस में जुड़ रहे हैं OH सल्फर, ये H हुआ, HO सल्फर सल्फर OH। यहाँ पे
इनको हीट करने से सिर्फ 2 हाइड्रोजन का यहाँ पे लूज करना है, और जब दोनों हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, यहाँ से रिमूवल हाइड्रोजन का होगा, तो ये बनेगा आपका HOSOOS, जो कि इसके नाम में पता चल रहा है आपको, परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। मतलब 2 सल्फ्यूरिक एसिड को आप ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड से जोड़ रहे हैं, इसीलिए इसको परऑक्सी या परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड बोला गया है। तो यहाँ पे भी देखें तो 2 ही हाइड्रोजन एक्टिव हैं, यानी इन्हीं 2 को आप रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब कुछ क्लोरीन के ऑक्सो एसिड्स देखते हैं। ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन, यहाँ पे कुछ आपको कंपाउंड देखने को मिलेंगे, HClO4, इसको बोलेंगे आप परक्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड, HClO3, क्लोरिक एसिड, HClO2, क्लोरस एसिड, और HClO, हाइपोक्लोरस एसिड। तो इन सब में भी देखते पता चल रहा है एक हाइड्रोजन है। यहाँ सिंपली जैसी स्ट्रक्चर यहाँ एक की मैं बना देता हूँ, बाकी आप ट्राई करें तो क्या इनकी बेसिसिटी आती है। क्लोरीन है, HClO4 के अंदर यहाँ हम देख रहे हैं एक ही हाइड्रोजन ऐसा है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। तो बच्चों यही हाइड्रोजन है वो जिसको रिप्लेस करके हम इसको एसिड बनाते हैं। तो इन सब की जो बेसिसिटी रहने वाली है, ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन की जो बेसिसिटी रहने वाली है वो होगी हमेशा 1 देखने को मिलेगी आपको। सल्फर, क्लोरीन, नाइट्रोजन, इनमें हमारी मेन प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पे कुछ सरप्राइजिंग जो क्वांटिटी आने वाली है जो है आपकी वो है फॉस्फोरस के अंदर। वो मेनली हमको ध्यान रखना है, जो कि हम अभी 3 जो पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इनसे। बाकी इनके तो हाइड्रोजन देखते ही हम बता सकते हैं कि इनकी बेसिसिटी 1 है या 2 है। वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे फॉस्फोरस के 3 ऑक्सो एसिड मेनली हम देखेंगे, H3PO4, H3PO3 एंड H3PO2। अब बच्चा यहाँ पे हाइड्रोजन देखते ही इसकी भी 3 बेसिसिटी, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3 इसको कंफर्म कर देता है। लेकिन हम बार बार एक वर्ड जो बोलते आ रहे हैं कि ऑक्सो एसिड ये होते हैं, ऑक्सो एसिड ये बनाते हैं, ये ऑक्सो एसिड रियल में है क्या, इनकी कंडीशन क्या है। बच्चों ऑक्सो एसिड के लिए यहाँ पे कोई एक सेंट्रल एटम होना चाहिए, और उसकी कंडीशन ये है कि एक मल्टीपल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन उसके पास हो, और साथ में एक OH ग्रुप यहाँ पे लगा हो। एक सेंट्रल एटम हो उसके पास, कोई भी नॉन मेटल हो सकता है वो, और उसके साथ एक मल्टीपल बॉन्ड में ऑक्सीजन हो और एक OH लगा हो। इन कंडीशन को जो पूरी करता है वो ऑक्सो एसिड बोले जाते हैं। अब यहाँ इनकी बेसिसिटी अगर चेक करें तो इसकी 3 होती है बच्चों, यहाँ देखें तो 2 है, और यहाँ देखते हैं तो 1 है, यानी जो यहाँ दिख रही है वो है नहीं। चेकआउट करते हैं कैसे हुआ। अब जब हमने इसको H3PO4 की स्ट्रक्चर बनाई तो नॉन मेटल लिया, उसके साथ एक मल्टीपल बॉन्ड लिया, ठीक है भाई, और यहाँ पे फिर बचता क्या है, 3 हाइड्रोजन बचते हैं और 3 ही ऑक्सीजन बचते हैं। 3 हाइड्रोजन और 3 ही ऑक्सीजन, हमने इन दोनों को तीनों क्या कर दिया, पेयर अप कर दिया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन इस तरीके से। तो यहाँ 3 हाइड्रोजन ऐसे हैं बच्चों जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़े हैं, जिनको हम रिप्लेस कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे इनकी बेसिसिटी जो है वो 3 है। अब यहाँ पे देखें फॉस्फोरस एक मल्टीपल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन हो गया, एक OH,
अब बचा क्या है, 2 ऑक्सीजन आ चुके हैं, एक ऑक्सीजन बचा है और 2 हाइड्रोजन। तो एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन तो यहाँ लग जाएगा और एक हाइड्रोजन अलग से लग जाएगा। अब ये हाइड्रोजन आप देख रहे हो किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ नहीं जुड़ा है, ना फ्लोरीन, ना ऑक्सीजन और ना नाइट्रोजन के साथ। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे रिप्लेस हो सकते हैं, इसीलिए इसकी बेसिसिटी भी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। सेम H3PO2 चेक करते हैं, P मल्टीपल बॉन्ड O और एक OH, ये तो हमें बनाना ही है। अब बचते हैं आपके 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आपके दोनों लग चुके हैं, इसका मतलब दोनों ही हाइड्रोजन डायरेक्ट फॉस्फोरस से जुड़े हैं, जो कि इजीली रिप्लेस नहीं होंगे। तो ऑक्सीजन वाला रिप्लेस होगा तो इसकी बेसिसिटी क्या रहेगी, 1 रहेगी। ये एसिड्स के केस में है कि बेसिसिटी हम कैसे किन एसिड्स की निकाल पाते हैं। बेस के लिए जब हम बात करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, इक्विवेलेंट वेट जब हम निकाल रहे हैं बेस के लिए, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेस डिवाइड बाय एसिडिटी। लेकिन वहां पे इतना लंबा चौड़ा चलने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। वहां पे आप डायरेक्ट क्या देखेंगे, जितने OH नेगेटिव होंगे, जैसे ये एसिड के लिए इक्विवेलेंट वेट था, इक्विवेलेंट वेट फॉर बेस। बेस के लिए इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए बेस, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए बेस, जो भी गिवन बेस है, डिवाइड बाय एसिडिटी। अब एसिडिटी क्या होने वाली है, एसिडिटी किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल ऑफ H पॉजिटिव, सॉरी बेस है, OH नेगेटिव आयंस, जितने OH नेगेटिव आयंस को हम रिप्लेस कर सकते हैं उनको बेस की एसिडिटी बोला जाता है। तो यहाँ पे हम देखें, यहाँ देखते पता लग जाएगा कि NaOH जैसे एक बेस है, तो क्या करें, इसका मॉलिक्यूलर मास लिख लें और डिवाइड में यहाँ पे एक ही OH है तो इसकी बेसिसिटी भी 1 हो जाएगी। सेम MgOH ट्वाइस, यहाँ इसकी बेसिसिटी, यहाँ एसिडिटी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। एल्यूमिनियम AlOH थ्राइस, OH 3 बार है तो यहाँ इसकी एसिडिटी 3 बार हो जाएगी। यहाँ पे एसिड की तरह कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, देखते ही आपको पता लग जाएगा कि कितने OH नेगेटिव को हम रिप्लेस कर सकते हैं, इसीलिए उसको इसकी एसिडिटी बोल दिया जाएगा। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड हम कर चुके हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस हम कर चुके हैं। अब बच्चों चलते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट की तरफ। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट, तो फॉर्मूला वही रहना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्ट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाय पॉजिटिव और नेगेटिव वैलेंसी ऑफ आयन। मीन्स उस सॉल्ट में जितना टोटल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है या जितना नेगेटिव चार्ज आ रहा है उसका सिर्फ हम मैग्नीट्यूड लेंगे, कोई साइन नहीं लेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे। जैसे आपको बोल दिया जाए कि NaCl, इसका आप इक्विवेलेंट वेट निकालिए, इक्विवेलेंट वेट निकालिए NaCl का, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, NaCl, Na का मास 23 प्लस Cl का मास 35.5
डिवाइड बाय, अब Na पे कितना चार्ज है, Na +1 शो करता है, क्लोरीन -1 शो करता है, तो आपको यहाँ पे +1 -1 चार्ज के साथ नहीं लिखना या फिर आपको साइन के साथ नहीं लिखना, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लिखना है उसके मैग्नीट्यूड के साथ। जैसे 1 है, पॉजिटिव वैलेंसी भी 1 है, नेगेटिव वैलेंसी 1 है, तो हमने 1 लिख दिया, यानी 58.5 ही इसका क्या हो गया, इक्विवेलेंट वेट हो गया। क्लियर है बच्चों। जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, MgCl2 एक सॉल्ट है। अब यहाँ से इक्विवेलेंट वेट निकाल लें, इसका इक्विवेलेंट वेट निकाल लें तो ये बनेगा आपका मैग्नीशियम 24 प्लस क्लोरीन 2 × 35.5 डिवाइड बाय, अब मैग्नीशियम क्लोराइड का जब आप लिखते हैं तो मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज होता है और क्लोरीन पे -1, तो +2 लिखें या 2 × -1 -2 लिखें, क्योंकि दोनों में चार्ज क्या होता है, इक्वल होता है। अब आपको यहाँ पे माइनस या प्लस लिखने की नीड नहीं है, आप सिर्फ क्या करें, जितना चार्ज है उससे डिवाइड कर दें, तो ये आपका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा सॉल्ट का। सेम केस है बेटा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयंस, आयंस का भी सेम केस है। अब आपको बोल दिया कि Al3 पॉजिटिव का इक्विवेलेंट वेट निकालिए, Al3 पॉजिटिव का इक्विवेलेंट वेट निकालिए, तो आप क्या करेंगे, एटॉमिक मास, सेम फॉर्मूला रहेगा, एटॉमिक मास ऑफ आयन डिवाइड बाय जितना उसका चार्ज है, चार्ज कंटेन बाय आयन, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है, आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है। तो जैसे इसका एटॉमिक मास हो गया 27 और डिवाइड बाय यहाँ पे 3 पॉजिटिव है तो हमने 3 से किया डिवाइड, तो यहाँ आ जाएगा इसका इक्विवेलेंट वेट। सेम अगर आप O2 नेगेटिव का बोल दें तो आप क्या करेंगे, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट डिवाइड बाय 2 इसके ऊपर चार्ज है, ये इसका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। अभी तक हम क्या क्या कर चुके हैं बच्चों, एसिड का इक्विवेलेंट वेट कर चुके हैं, बेस का कर चुके हैं, आयन का कर चुके हैं और सॉल्ट का कर चुके हैं, और लास्ट रहता है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का कैसे होगा। एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का भी करते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। अब सेम केस यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाल लेंगे बच्चों, इक्विवेलेंट वेट मान लिया हम कोई ऑक्सीडेशन किसी रिड्यूसिंग एजेंट का ही निकाल रहे हैं, चलो मान लिया। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा 11th क्लास के अंदर कि बेटा कोई भी मेटल अगर इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद। अब यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 था और यहाँ +1 है, तो बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना उसको क्या बोलते थे, ऑक्सीडेशन बोलते थे, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ये आपने क्लास 11th में पढ़ भी लिया होगा। जैसे हम कोई एग्जांपल लेते हैं कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 282, यानी अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा 2 पॉजिटिव और ऑक्टेट कंप्लीट हुआ 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के। अब यहाँ पूछ लिया जाए कि इसका इक्विवेलेंट वेट क्या रहेगा, वैसे हम इसका आयंस में भी निकाल चुके हैं, इक्विवेलेंट वेट यहाँ पे आप एज ए रिड्यूसिंग एजेंट भी निकाल सकते हैं। तो बच्चों मैग्नीशियम का
जो भी, क्योंकि देखो यहाँ मैग्नीशियम का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, मैग्नीशियम का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो मैग्नीशियम यहाँ पे क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा इक्विवेलेंट वेट निकालने का, मॉलिक्यूलर मास ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज। अब ऑक्सीडेशन करते टाइम हमने इलेक्ट्रॉन 2 लूज किए हैं, तो डिवाइड बाय वो 2 आ जाएगा आपका, ठीक है। ऐसे कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ जाए, जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेके F नेगेटिव अगर बना लेता है, क्योंकि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 7 और एक इलेक्ट्रॉन जब इसको मिलेगा तो ये क्या बन जाएगा, F नेगेटिव बन जाएगा। अब फ्लोरीन यहाँ 0 था, यहाँ -1 पे है, तो ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ है बच्चों, और कम हुआ है तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन होता है, और जिसका रिडक्शन होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाएगा। तो ऐसे हम इसका इक्विवेलेंट वेट निकाल लें तो क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ फ्लोरीन, मॉलिक्यूलर मास ऑफ फ्लोरीन डिवाइड बाय जो इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। तो ये यहाँ से हम हर टाइप के जो चार्ज हैं, सॉल्ट हैं, एसिड हैं या बेस हैं, सबका हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं बेटा, इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। तो एक बार जहाँ से हमने स्टार्ट किया था कि नॉर्मेलिटी क्या है हमारे लिए और नॉर्मेलिटी में ये कहाँ पे काम आते हैं, उसको एक बार हम क्या कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस पूरे को हम शॉर्ट में लिखें तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की जगह पे हमने क्या रख लिया था, हमने रखा था यहाँ पे गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में था, अगर उस वॉल्यूम को हम यहाँ पे ml में कर दें, यानी वॉल्यूम अगर आपको ml में दिया हो तो ऊपर आप 1000 कर सकते हैं। सेम यहाँ पे अब इक्विवेलेंट मास हमारे पास नहीं था, जो कि हमने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा है इक्विवेलेंट वेट का या इक्विवेलेंट मास का, उसके अकॉर्डिंग क्या देखा हमने कि अगर हम किसी एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकालने जा रहे हैं तो क्या करें, मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट एसिड डिवाइड बाय बेसिसिटी। ये देखा, अगर हम किसी बेस का इक्विवेलेंट मास निकालने जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए बेस डिवाइड बाय एसिडिटी। अगर हम किसी सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे हैं तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाय टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव वैलेंसी, या जितना चार्ज है उनके ऊपर उनका मैग्नीट्यूड। एसिड बेस सॉल्ट आयंस की अगर बात करें तो यहाँ क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एटम डिवाइड बाय जो उनके ऊपर नंबर ऑफ चार्ज हैं या फिर जितना पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज उनके ऊपर है, चार्ज ऑन एटम, जितना उस एटम के ऊपर चार्ज है। और लास्ट किया हमने रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का अगर हमको मॉलिक्यूलर मास निकालना हो तो बच्चों मॉलिक्यूलर मास ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट या
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लूज। तो ये अभी तक का रिकैप था। नॉर्मेलिटी के अंदर हमने ये सब चीज़ें पढ़ी हैं, क्योंकि बच्चों नॉर्मेलिटी निकालने के लिए मेन चीज़ क्या है? इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास किस चीज़ का निकाल रहे हैं? इन फॉर्मूलाज से आपके पास आ जाएगा। इक्विवेलेंट मास ये हुआ, यहाँ पुट करते ही आपके पास मिलेगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट रखते ही आप पहुँच जाएंगे नॉर्मेलिटी की तरफ। एक बार इसको आप नोट डाउन कीजिए। उसके बाद इसका एक शॉर्ट मेथड भी देखते हैं कि नॉर्मेलिटी को और जल्दी कैसे निकाला जा सकता है। तिरालीस मिनट की हुई है, एक गेम पूरा कर दूँ 1 घंटे में। 15-17 मिनट में और खत्म कर दूँ। अब देखते हैं कि नॉर्मेलिटी को कम टाइम में कैसे निकालें हम। तो मेनली तो अगर आपको नॉर्मेलिटी को अगर आप 10 से डिवाइड करते हैं तो इसको आप डेसी नॉर्मल बोलते हैं, डेसी नॉर्मल। और नॉर्मेलिटी को 100 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो ये आपका सेंटी नॉर्मल बोला जाता है। ये कई बार ये प्रीफिक्सेस आपको क्वेश्चन में दे दिए जाते हैं। नॉर्मेलिटी को 10⁻³ से अगर डिवाइड करते हैं तो मिली नॉर्मल, नॉर्मेलिटी डिवाइड बाय 10⁻6 है तो माइक्रो नॉर्मल, अगर 9 है तो नैनो नॉर्मल, और 10⁻ अगर 12 है तो आपका पिको नॉर्मल। क्वेश्चंस के अंदर इस टाइप के प्रीफिक्सेस कई बार यूज कर लिए जाते हैं। अब हम ये देखते हैं कि क्या हम मोलैरिटी से भी नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि जब भी क्वेश्चन के अंदर अगर दोनों पार्ट आपसे पूछे जाते हैं तो बच्चों आप मोलैरिटी का पार्ट करना थोड़ा जल्दी प्रेफर करते हो, क्योंकि थोड़ा इजी रहता है। तो अगर आपके पास मोलैरिटी आ जाती है तो कितना जल्दी आपके पास नॉर्मेलिटी आ सकती है वो अभी चेक कर लेते हैं। आज के इस वीडियो में नॉर्मेलिटी हम पूरा कवर अप करने की कोशिश करते हैं। तो लिखिए, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। इससे पहले जब हम इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे थे, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या हो रहा था कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट कंपोनेंट, मतलब हम एसिड का, बेस का या सॉल्ट का, आयन का, ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट का जब हम इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे हैं तो उन सब का हमें क्या करना होता है? मॉलिक्यूलर मास ऊपर रखना होता है और डिवाइड करना होता है हमको उनके एसिडिटी, बेसिसिटी और टोटल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, वैलेंसी, इलेक्ट्रॉन लूज और गेन। जो आपके नीचे वाले हैं जो डिवाइड में हम लिखते हैं, एसिडिटी, बेसिसिटी, ये जो चीज़ें हैं, इन सब को मैं अगर शॉर्ट में एन फैक्टर अगर बोल देता हूँ, या वैलेंसी फैक्टर भी बोल देते हैं कई बार, इनको हमने क्या बोल दिया? एन फैक्टर। किसको? जैसे हम एसिड का निकाल रहे थे, इक्विवेलेंट वेट एसिड का निकाल रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या बन रहा था कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड डिवाइड बाय बेसिसिटी।
तो एसिड के केस में ये बेसिसिटी है, इसको पूरा ना लिख के मैं इसको क्या लिख देता हूँ, एन फैक्टर लिख देता हूँ। ये आप लोगों के लिए अंडरस्टूड होना चाहिए कि एसिड का केस है तो एसिड के लिए एन फैक्टर क्या होता है, बेसिसिटी होता है। अगर यहाँ बेस होता तो यहाँ हम एसिडिटी लिख लेते। अब एसिडिटी को भी हमने क्या किया, एन फैक्टर से ही डिनोट किया। यानी जो डिवाइड में चीजें आने वाली हैं उन सबको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ एक बार के लिए एन फैक्टर से। यहाँ से थोड़ा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो उनको मैंने एन फैक्टर बोल दिया। अब देखिए रिलेशन क्या होगा मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के लिए। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला था नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ solute डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब इसको हम ओपन करके लिखते हैं। ये बनेगा आपका गिवन मास ऑफ solute डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास ऑफ solute। वॉल्यूम अगर ml में लिया जा रहा है तो ऊपर 1000 हो जाएगा। फिर हमने इसका फॉर्मूला लिखा गिवन मास ऑफ solute डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या बनता था, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। तो यहां कर देता हूं मैं मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर है तो एन फैक्टर ऊपर हो जाएगा, एन फैक्टर इनटू 1000 और डिवाइड में है वॉल्यूम इन ml। अब थोड़ा ध्यान से देखिए कि गिवन मास बाय मोलर मास ये बन जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स। गिवन मास बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम या वॉल्यूम इन लीटर। यानी ये टर्म डिवाइड में ये बन गया नंबर ऑफ मोल्स और ये बन गए वॉल्यूम इन लीटर। इस पूरे को क्या लिख सकता हूं, मोलैरिटी। नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम, इसको क्या लिखा था हमने, मोलैरिटी लिखा था। तो इसको अगर मैं मोलैरिटी लिखता हूं तो मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, ये क्या बन जाएगी, नॉर्मेलिटी। मतलब अगर आपको नॉर्मेलिटी निकालनी है तो आप सिंपली मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं और उसका एन फैक्टर आप देखते ही पता लगा सकते हैं। तो वहां से मल्टीप्लाई करके आप नॉर्मेलिटी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे MgOH ट्वाइस, अगर इसकी मोलैरिटी मैं मान लिया आपको 0.3 मोलर दे रहा हूं, इसकी मोलैरिटी आप निकाल सकते हैं जब भी इसका मास वगैरह दिया जाए। फॉर्मूला पुट करके मोलैरिटी के बारे में हम काफ़ी चर्चा कर चुके हैं और उसके ऊपर क्वेश्चंस भी बहुत सारे कर चुके हैं। तो मोलैरिटी आप निकाल सकते हैं। जैसे आपके पास मोलैरिटी आ जाए, अब ध्यान से देखिए ये टर्म कौन सी है, एसिड है, बेस है, आयन है, या उसके अलावा सॉल्ट है, या क्या चीज़ है। तो यहाँ OH देखते ही हमें पता लग जा रहा है कि ये एक बेस है। और बेस के केस में क्या होता है, जितने OH होते हैं उसको हम उसकी एसिडिटी बोलते हैं। यानी यहाँ पे 2 OH हैं तो इस बेस की एसिडिटी कितनी है, 2 है। अब यहाँ हमने क्या किया, एन फैक्टर मेनली क्या है, एसिडिटी, बेसिसिटी, सबको हमने क्या बोल दिया था, एन फैक्टर बोल दिया था। यानी इस बेस का यहाँ से एन फैक्टर हमें देखते ही पता चल गया। तो आपको करना क्या है, मोलैरिटी इनटू में एन फैक्टर यहाँ पे 2 है तो 0.6 इसकी क्या आ जाएगी, नॉर्मेलिटी आ जाएगी। ये रिलेशन है नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में। एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम यहाँ पे नॉर्मेलिटी का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, जैसे आपने मोलैरिटी में पढ़ा था, मोलैरिटी में डाइल्यूशन और मिक्सिंग कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा था वो कवर करते हैं। उसके बाद इस वीडियो का एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस लेके आते हैं। तो पूरा नॉर्मेलिटी आपका एक ही वीडियो में कवर हो रहा है। इसको एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर चलते हैं आगे की तरफ। जैसे मोलैरिटी के अंदर हमने डाइल्यूशन
और मिक्सिंग कॉन्सेप्ट हमने देखा था, सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ नॉर्मेलिटी के अंदर देख रहे हैं। डाइल्यूशन कॉन्सेप्ट, डाइल्यूशन कॉन्सेप्ट में क्या किया जाता है बच्चों? डाइल्यूशन का मतलब क्या था? एडिशन ऑफ वाटर, सिंपल। अब यहाँ पे हमारे पास कोई 0.3 नॉर्मल सॉल्यूशन है जिसकी वॉल्यूम है 20 ml। कोई सॉल्यूशन दे दिया गया, उसकी नॉर्मेलिटी दे दी 0.3 नॉर्मल, और यहाँ पे जो इसकी वॉल्यूम है वो दे दी गई 20 ml। अब यहाँ इसमें बोला गया कि अगर हम 50 ml वाटर इसके अंदर ऐड करते हैं, 50 ml वाटर इसके अंदर ऐड करते हैं, तो इसकी नॉर्मेलिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, यानी इसकी नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कीजिए। डाइल्यूशन के बाद नॉर्मेलिटी पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है वो चेक करना है हमको। सेम चीज़ें हैं भाई, जैसे मोलैरिटी के अंदर किया था। विद डाइल्यूशन, डाइल्यूशन करने के साथ साथ क्या हो रहा था? वॉल्यूम बढ़ रही थी। उसके अलावा ये नॉर्मेलिटी है, तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या रहा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो देखिए वॉल्यूम अगर बढ़ रही है तो नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। डाइल्यूशन के साथ साथ नॉर्मेलिटी, या इसको क्या लिखते हैं? कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। लेकिन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ये बच्चों जितने इसके अंदर पहले थे उतने ही रहेंगे, क्योंकि आपने जैसे उसके अंदर वाटर मिक्स किया तो ना तो उनके जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है सॉल्यूट के, ना तो वो बढ़े ना कम हुए। इसका मतलब एक चीज ऐसी है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ये एक चीज ऐसी है जो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी जितनी क्वांटिटी हमने डाइल्यूशन से पहले ली थी उतनी क्वांटिटी हमने डाइल्यूशन के बाद देखी है। तो यहां लिख सकते हैं कि क्वांटिटी बिफोर डाइल्यूशन इक्वल टू क्वांटिटी आफ्टर डाइल्यूशन। क्वांटिटी यानी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला कैसे निकाल लें? यहां से नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या आएंगे? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, यानी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बिफोर डाइल्यूशन इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आफ्टर डाइल्यूशन। तो यहाँ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम आफ्टर डाइल्यूशन। तो बिफोर डाइल्यूशन से हम 1 से शो कर देते हैं, और आफ्टर डाइल्यूशन के लिए 2 से शो कर देते हैं। यानी ये आपकी नॉर्मेलिटी इक्वेशन बन गई है। इसको बोलते हैं नॉर्मेलिटी इक्वेशन। अगर आपने मोलैरिटी इक्वेशन पढ़ी है तो ये बहुत ज़्यादा देर का काम नहीं है। नॉर्मेलिटी या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आफ्टर डाइल्यूशन। तो इससे आप क्या निकाल सकते हो? उस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी आपको दी जाएगी, वॉल्यूम आपको दी जाएगी, और आपको बोला जाएगा कि यहाँ पे इतना पानी हमने मिला दिया। जैसे नॉर्मेलिटी ये हो गई N1, वॉल्यूम हो गई V1, और वाटर जो आपने मिलाया है वो क्या है? V2 है, और आपको N2 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ डिवाइड में लाके आप नॉर्मेलिटी इक्वेशन से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है डाइल्यूशन का बच्चों, एक बार आप इसको नोट कीजिए, फिर हम इसके मिक्सिंग कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। नॉर्मेलिटी का लास्ट पार्ट करते हैं, मिक्सिंग कॉन्सेप्ट।
मिक्सिंग कॉन्सेप्ट। यहां बेटा कोई भी सॉल्यूशन आपको दे दिया जाए, मान लिया ए सॉल्यूशन है, उसकी नॉर्मेलिटी n1 है और उसकी वॉल्यूम जो है वो v1 है। इसके अंदर हमने कोई बी सॉल्यूशन मिलाया जिसकी नॉर्मेलिटी n2 थी और वॉल्यूम v2 थी। इन दोनों के मिक्स होने के बाद जो हमारे पास रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा उसकी आपको नॉर्मेलिटी चेक करनी है। यानी एक सॉल्यूशन में दूसरा सॉल्यूशन जब आप मिक्स करते हैं तो उसकी नॉर्मेलिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या वॉल्यूम पे फ़र्क पड़ेगा या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, वो चीज़ें हमें देखनी है। अब जो हमने मिक्स किया पहले वहाँ देख लें कि मिक्सिंग कॉन्सेप्ट जब हम करते हैं तो पहले हम लेके चलते हैं कि एसिड के अंदर एसिड अगर मिक्स करें या बेस के अंदर बेस मिक्स करें तब क्या कॉन्सेप्ट लगता है, और जब एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तब क्या कॉन्सेप्ट लगता है। तो बच्चों एसिड के अंदर जब आप एसिड मिक्स करते हो तो जो आपका पहला एसिड है और ये भी मान लिया दूसरा एसिड है, तो हमने अभी पढ़ा कि मिक्सिंग करने से पहले जो क्वांटिटी रहती है, जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट रहते हैं, वही मिक्सिंग करने के बाद रहते हैं, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे डाइल्यूशन में किया था कि डाइल्यूशन से पहले जितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है उतने ही डाइल्यूशन के बाद आपके रहेंगे सॉल्यूशन में। तो सेम कॉन्सेप्ट आप यहाँ लगाएंगे कि आप एक एसिड में दूसरा एसिड जब मिक्स कर रहे हैं तो पहले एसिड के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखिए नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, यहाँ क्या बन जाएगी, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, इसको लिखेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। मतलब पहले एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट क्या बनेंगे, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। पहले एसिड की नॉर्मेलिटी इनटू उसकी वॉल्यूम, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बनेंगे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट of acid 1 is equal to number of, सॉरी दूसरा हमने क्या किया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड 2, दोनों को जब हमने मिक्स किया, इस एसिड की जगह बेस भी हो सकता है बच्चों, एसिड में एसिड या बेस में बेस मिक्स करते हैं उसके लिए कॉन्सेप्ट है। तो यहां बनेगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड आफ्टर मिक्सिंग। अब इसका फॉर्मूला क्या बना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का नॉर्मेलिटी ऑफ फर्स्ट एसिड इनटू वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट एसिड प्लस नॉर्मेलिटी ऑफ सेकंड एसिड इनटू वॉल्यूम ऑफ सेकंड एसिड इक्वल टू नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। n1 v1 प्लस n2 v2 इक्वल टू n3 इंटू v1 प्लस v2, और v1 इसकी वॉल्यूम, v2 इसकी वॉल्यूम, दोनों को ऐड करके हमें यहाँ लेना है। डिवाइड जब कर देंगे तो हमारे पास नॉर्मेलिटी का, रिजल्टिंग सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी आ जाएगी। इज दैट क्लियर। अब यहाँ हमने एसिड और एसिड मिलाया बच्चों, ये बेस के अंदर बेस मिलाया, लेकिन क्या होता है कि अगर एसिड में बेस मिलाएंगे तो क्या ये सेम चीजें रहेंगी, नहीं, वहां पे दो कॉन्सेप्ट और बन जाएंगे। कैसे, क्योंकि एसिड के अंदर जब भी हम बेस मिलाते हैं बच्चों तो कुछ पार्ट उसका क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, और न्यूट्रल होने की वजह से नॉर्मेलिटी पे असर पड़ता है। वो कैसे होगा देखिए अभी। अब हमने यहाँ पे एक एसिड लिया और उसके अंदर हमने बेस ऐड किया, और आपको बताना है कि रिजल्टिंग सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी क्या है। रिजल्टिंग सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी निकालनी है।
नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। अब हमारे पास केस क्या बनते हैं कि हो सकता है क्वांटिटी ऑफ एसिड इक्वल हो क्वांटिटी ऑफ बेस के, जो हमने ली है। मतलब एसिड के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अगर बेस के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर है तो वो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बेटा, न्यूट्रल हो जाएगा, वो सॉल्यूशन कंप्लीटली न्यूट्रल हो जाएगा। और उस केस में क्या करते हैं हम, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, किसके लिए, एसिड के लिए। तो बेटा इसको हमने क्या लिख दिया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड बिकम्स इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस। ये कब होगा, जब क्वांटिटी ऑफ एसिड क्वांटिटी ऑफ बेस के बराबर होगी। लेकिन अगर क्या हो, अगर क्वांटिटी ऑफ एसिड ज्यादा हो क्वांटिटी ऑफ बेस से, या क्वांटिटी ऑफ बेस ज्यादा हो क्वांटिटी ऑफ एसिड से, ऐसे केस में हम क्या करते हैं, कोई भी केस आपके पास आ जाए उस केस में हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं बच्चों एसिड का, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं बेस का, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। अब देखते हैं कि यहाँ क्वांटिटी किसकी ज्यादा थी, एसिड की ज्यादा थी, यानी जिसकी अमाउंट कम है बच्चों वो क्या करेगा, इसके उतने ही पार्ट को न्यूट्रल करेगा। मान लिया इसका आ जाता है आंसर 30 और इसका आ जाता है 20, तो ये 20 ग्राम इक्विवेलेंट जो बेस के हैं वो बच्चों 20 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड को ही क्या करेंगे, न्यूट्रल करेंगे। यानी ओवरऑल सॉल्यूशन आपका क्या बचेगा, एसिडिक नेचर का बचेगा। जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है उसी नेचर का सॉल्यूशन आपके पास बचेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर बेस में हो जाए, यहाँ बेस की क्वांटिटी ज्यादा है तो बेस की मान लिया 40 है और एसिड की 10 है, तो एसिड के 10 ग्राम इक्विवेलेंट ने क्या किया बच्चों, बेस के 10 ग्राम इक्विवेलेंट को क्या कर दिया, न्यूट्रल कर दिया। यानी अब उसके पास जो सॉल्यूशन बनेगा वो बनेगा बेसिक सॉल्यूशन, क्योंकि 30 ग्राम इक्विवेलेंट अभी भी उसके अंदर प्रेजेंट है। तो ऐसे रिजल्टिंग सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी आप कैसे निकालें, जो आपके पास क्वांटिटी ज्यादा है, जो भी आपके पास क्वांटिटी लार्ज अमाउंट में है, क्वांटिटी इन लार्ज अमाउंट, मतलब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। सिंपल है, जिसके भी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा है वो माइनस क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन इन लेस अमाउंट माइनस कर देंगे और डिवाइड में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये रहेगी आपकी रिजल्टिंग नॉर्मेलिटी। मतलब दो सॉल्यूशन आपको दे दिए गए, एक एसिडिक सॉल्यूशन है भाई, एक बेसिक सॉल्यूशन है। दोनों का आपने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लिया और हमने क्या देखा कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इसके ज्यादा आ रहे हैं, इसके कम आ रहे हैं। तो ज्यादा वाले में से कम माइनस कीजिए, 30 माइनस 20, तो क्या बचेगा, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्वांटिटी ऑफ एसिड माइनस क्वांटिटी ऑफ बेस डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। यहाँ नॉर्मेलिटी क्या बन जाएगी, क्वांटिटी ऑफ एसिड माइनस क्वांटिटी ऑफ बेस डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। और इसके लिए आप निकाल रहे हैं, अगर बेस ज्यादा है, अगर बेस की क्वांटिटी ज्यादा है तो आप क्या करेंगे, क्वांटिटी ऑफ बेस माइनस क्वांटिटी ऑफ एसिड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। ज्यादा में से कम माइनस करें और डिवाइड में टोटल वॉल्यूम कर दें, वही आपकी रिजल्टिंग नॉर्मेलिटी होने वाली है। अब बच्चों कई केस में क्या होता है कि एन फैक्टर जो हम ले रहे थे वो कई केसेस में 1 आता है, कई केसेस में ऐसा है जिसमें एन फैक्टर 1 आता है। तो अगर एन फैक्टर 1 है
तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में क्या डिफरेंस रह जाता है वो लास्ट और हम देख रहे हैं। एक बार इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम एन फैक्टर अगर 1 है तो क्या इफेक्ट पड़ता है वो चेक करेंगे। एन फैक्टर 1 होने में देखिए यहाँ एक तरफ हम नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसको थोड़ा ओपन कर लेते हैं। नंबर ऑफ given mass of solute divide by molar mass of solute volume in ml into 1000। इसके अलावा सॉरी मोलर मास नहीं, यहाँ पे हमारा आता है इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। इक्विवेलेंट मास के लिए क्या लिखते हैं, देखिए पहले गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास के लिए हो जाएगा मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड में क्या होता है एन फैक्टर, तो एन फैक्टर हम यहाँ ले जाएंगे, एन फैक्टर इंटू 1000 और यहाँ हो जाता है वॉल्यूम इन ml। ये नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हमने एक्सटेंड करके लिख लिया। एक साइड हम क्या कर लेते हैं, मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब यहाँ पे मोलैरिटी इज इक्वल टू, इसको थोड़ा एक्सटेंड करें तो गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम इन ml इंटू सॉरी यहाँ हो जाएगा वॉल्यूम इन ml इंटू 1000 और यहाँ हो जाएगा मोलर मास ऑफ सोल्यूट। देखिए सबसे पहले हमने एक जो रिलेशन निकाला था वो क्या था, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। अब खुद देखिए, इफ एन फैक्टर इज 1, अगर एन फैक्टर 1 है तो बच्चों यहां से एक चीज तो कंफर्म है कि नॉर्मेलिटी बराबर हो जाएगी मोलैरिटी के। अगर एन फैक्टर 1 है तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी क्या हो जाएंगी, दोनों इक्वल हो जाएंगी। दूसरा हम यहाँ पे देखें वॉल्यूम इन लीटर, यहाँ से दोनों कैंसल हो सकते हैं क्योंकि दोनों को बराबर रख सकते हैं हम यहाँ पे। देखो एन फैक्टर अगर 1 है तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी इक्वल है, अभी देखा हमने। नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में क्या है बच्चों, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। मोलैरिटी में क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो यहां से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। मतलब एन फैक्टर अगर 1 है तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स के। सिंपल है, नंबर ऑफ मोल्स को आप क्या करें, देखिए यहाँ मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं। तो आप क्या करें, अगर नंबर ऑफ मोल्स को एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा। यहाँ पे एन फैक्टर करते ही देखिए, एन फैक्टर यहाँ करते ही ये नॉर्मेलिटी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला यही था।
तो n फैक्टर अगर मैं यहाँ से n फैक्टर से मल्टीप्लाई करवा दूं, मोल्स को अगर मैं n फैक्टर से मल्टीप्लाई करवा देता हूं तो किसके बराबर आएगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर आएगा। तो n फैक्टर अगर 1 हो जाता है बच्चों तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी इक्वल हो जाती हैं। n फैक्टर अगर 1 हो जाता है तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट और नंबर ऑफ मोल्स 1 हो जाता है। और अगर यहाँ पे देखें कि ये पूरी टर्म इसके बराबर है तो गिवन मास कैंसिल, 1000 से 1000 कैंसिल, इक्विवेलेंट मास और मोलर मास बाकी सारे कैंसिल हो जाएंगे। अगर n फैक्टर 1 है, देखिए n फैक्टर 1 है मतलब नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी इक्वल है, यानी ये पूरा फॉर्मूला इसके इक्वल है अगर n फैक्टर 1 है तो यहां से गिवन मास कैंसिल, 1000 से 1000 कैंसिल, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल, क्या बचा? इक्विवेलेंट मास और मोलर मास। यानी अगर n फैक्टर 1 है बच्चों तो इक्विवेलेंट मास जो होता है वही मोलर मास के बराबर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये कॉपी में आप जरूर नोट डाउन करें बच्चों। और यहाँ इतना किया हमने जो कि एक आपका 0 से लेके, अगर आप इनके ऊपर क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट पहले आप अच्छे तरीके से पढ़ें, उसके बाद इनके ऊपर क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करें। यहाँ जो कॉन्सेप्ट्स आपको बताए गए हैं वो एक बड़े ही आसान तरीके से आपको समझाया गया है। इस वीडियो में क्या करेंगे, नॉर्मेलिटी को यहीं पे हम खत्म करते हैं। अब जो आगे आपकी वीडियोस आपको मिलेंगी उसके अंदर हम नॉर्मेलिटी, डाइल्यूशन, मिक्सिंग कॉन्सेप्ट इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करेंगे। तब तक आप कॉन्सेप्ट को रिवाइज कीजिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू बच्चों।